गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी? बहुत अच्छे, वेरी गुड। ओके, तो पिछली बार हमने क्या किया था? हमने किया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होते हैं, कैसे उन्हें फाइंड आउट करते हैं, वो कैसे डिफरेंट हो जाते हैं व्हेन यू टेक इनर्ट इलेक्ट्रोड एंड व्हेन यू टेक एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो हमने पिछली वीडियो में ये कहा था कि जो प्रोडक्ट डिपॉजिट हुआ है उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले हमने बात की क्वालिटेटिव कि कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। आज हम उस सब्सटेंस की क्वांटिटी मेजर करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें दिया मिस्टर फैराडे ने। तो हम पढ़ेंगे फैराडेज के दो लॉ। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहां पे। सबसे पहले बात करेंगे फैराडे के फर्स्ट लॉ की। तो ये लोग क्या कहता है, इसको पहले जरा हम समझते हैं शब्दों में। तो ये कहता है कि जो मास है जो डिपॉजिट होगा मेटल का कैथोड पे, बिकॉज हमने कल देखा था कि जो भी मेटल है वो कैथोड पर ही डिपॉजिट होती है, बिकॉज मेटल कैटायंस बनाती है। तो कैटायंस कैथोड पे जाते हैं, इसलिए कैथोड पे मेटल डिपॉजिट होती है। समझ गए ना बात ये वाली? ओके, तो जो मास कैथोड पर मेटल का डिपॉजिट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा कि उसमें कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या कितना चार्ज उसमें से पास किया गया है। ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज पास किया जाएगा सॉल्यूशन में उतना ही ज्यादा मेटल डिपॉजिट होगा। समझ गए सब बात ये वाली? ओके, अब इसको लिख के देखते हैं। ये कहता है द मास ऑफ मेटल deposited on cathode is directly proportional to the quantity of charge supplied in the electrolytic solution। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वर्ड्स ना। इसको मैथमेटिकली लिखते हैं। तो मान लेते हैं W इज द मास ऑफ द मेटल डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। तो W प्रोपोर्शनल होगा Q के, where Q is the quantity of charge। ठीक है, and from physics we know that Q is equal to I into T, where Q is charge in coulomb, I is the current in ampere, and T is the time in second। ठीक है, तो चार्ज इज इक्वल टू एम्पियर इनटू सेकंड बेसिकली। तो कूलोम्ब इज इक्वल टू एम्पियर डॉट सेकंड। ये हमारी यूनिट भी हो गई और ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां पुट कर देता हूं तो ये बन जाता है W इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी या I डॉट टी। अब मुझे इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करना है तो ये बनेगा W इज इक्वल टू ZIT। Now where Z is called electrochemical equivalence। ठीक, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। अब इसका मतलब क्या है? इक्विवेलेंस इलेक्ट्रोकेमिकल।
तो ये कहता है दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज बेसिकली, दिस इज द, और आई कैन से इट इज द इक्विवेलेंट मास of that particular metal that is deposited when 1 Faraday charge is supplied. Or I can say in other words, Z is basically, it is the equivalent mass of the metal deposited when 1 mole of electron is supplied through the circuit. समझ के सब बातें वाली कि जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन हम सप्लाई करेंगे सर्किट में, तो जो मास डिपॉजिट होगा मेटल का वो मास इक्विवेलेंट मास होगा। ये हमारा Z डिफाइन होता है इस तरह से, समझ गए सब बातें वाली। तो ये तो होगी बात थ्योरेटिकली, ठीक है। अब एक बार मैं जरा Z को मैथमेटिकली भी डिफाइन करूंगा, बट वो करने से पहले आप ये लिख लेंगे। तो चलिए बच्चे, अब जरा एक बार हम Z को मैथमेटिकली डिफाइन कर मैथमेटिकली लिख देते हैं। तो हमने Z के बारे में क्या बताया था? Z हमारे पास था, इट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट दैट इज डिपॉजिटेड on cathode when 1 Faraday or 1 mole electron or 96487 coulomb of charge is supplied. तो 1 फेराडे बोल दीजिए, चाहे बोल दीजिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चाहे बोल दीजिए 96487 कूलॉम, तीनों एक ही बराबर है, ठीक है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज 96487 कूलॉम, और इसी को हम 1 फेराडे कह देते हैं। अब इस फिगर को राउंड ऑफ हम कर देते हैं इनटू 96500 कूलॉम। ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज इट इज इजी टू सोल्व। राउंड फिगर को सोल्व करना आसान होता है एज कंपेयर टू द डिफरेंट नंबर्स, ठीक है। तो हम आगे से इसी को 1 फैराडे के इक्वल मान लेंगे, ठीक है। ओके, अब ये तो बात हुई थ्योरेटिकली। मैथमेटिकली क्या होगा? Z विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइड बाय 1 फैराडे। समझ गए बात सब ये वाली? ओके, अब अगर मैं इसको और ओपन करता हूं, वी नो दैट इक्विवेलेंट मास जो होता है दैट इज मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर, ठीक है। अब n फैक्टर कैसे निकालते हैं? अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की। लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में देखिए, लिंक में जाना, डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक चेक करना है, वहां पे आपको n फैक्टर सॉल्व करने की वीडियो मिलेगी, वो देखिएगा और ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास बाय n फैक्टर, तो आई विल पुट मोलर मास बाय n फैक्टर और 1 फैराडे को ओपन कर देता हूं मैं एज 96500 कूलोम करके। नाउ दैट विल बी इक्वल टू Z, और अगर मैं Z को फैराडेज लॉ के फॉर्मूले में पुट करता हूं तो वो बन जाता है W इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर मल्टीप्लाई 96500 कूलोम मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई T. So this is your formula, and by the help of this formula you can calculate the mass of any metal that is deposited on cathode when any amount of charge is supplied. चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। ओके बच्चे, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन प्रेजेंट किया गया है, उस पर ध्यान देंगे जरा। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड ऑन कैथोड व्हेन 9.65 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड फॉर 1000 सेकेंड
फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो आई थिंक सभी ने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा होगा। न्यूमेरिकल सोल्व करने का पहला स्टेप क्या है? स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। अब हमें गिवन क्या क्या हुआ देख लेते हैं, तो सोल्व करेंगे इसको। हमें गिवन है करंट दैट इज 9.65 एम्पियर, ये लिखा करंट। हमें दिया है टाइम, टाइम हमारे पास है 1000 सेकेंड, ठीक है, टाइम दिया है हमें दिया है सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का। तो सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है इसका, ये डिसोसिएट होगा सिल्वर पॉजिटिव एक्वस में प्लस NO3 नेगेटिव एक्वस में, ठीक है, समझ गए सब बातें वाली। अब हम एक बार अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला हमारे पास था W इज इक्वल टू मोलर मास मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय N फैक्टर मल्टीप्लाई 96500 कूलम, ठीक है। मोलर मास सिल्वर का जानते हैं सब कितना होता है? सिल्वर का मोलर मास होता है 108 ग्राम पर मोल। तो मास हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास करंट है, टाइम है, वैल्यू है, एन फैक्टर हमें चाहिए। एन फैक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग ए प्रोसेस। अब सिल्वर आयन कैथोड पे जाएगा और डिपॉजिट होगा बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन। तो सिल्वर पॉजिटिव विल टेक इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सिल्वर सॉल्वेट। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो इस केस में जो एन फैक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू 1। तो 1 विल बी द एन फैक्टर हियर। नाउ यू जस्ट पुट द वैल्यूज हियर। W हो जाएगा, मोलर मास इज 108, करंट इज 9.65, टाइम इज 1000 सेकेंड, डिवाइड बाय में 1 इंटू 96500, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, पहले तो हम जीरो से जीरो कैंसिल कर देते हैं, देन ये हमारा 100 हो जाएगा, देन जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे तो W हमारे पास बनेगा 10.8 ग्राम। So this much amount of silver will be deposited on the cathode. I think सभी को ये न्यूमेरिकल सोल्व करना आया होगा अच्छे से, तो इसे नोट कर लेंगे। तो चलिए बच्चे, अब फैराडेस लॉ को थोड़ा सा हम आगे लेके जाते हैं, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल तक लेके जाते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा वो बोर्ड लेवल तक का था। कॉम्पिटिटिव लेवल में किस तरह का क्वेश्चन आता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा वो भी देखना है, ठीक है। तो मैं एक बार सेल बनाता हूं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये हम इलेक्ट्रोड बना रहे हैं, ठीक है। इसको हमने जोड़ दिया है बैटरी के साथ। अंदर हमारे पास प्रेजेंट है एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। मान लेते हैं ये एक्वस सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3 एक्वस। इलेक्ट्रोड हमारे पास प्लेटिनम की है, प्लेटिनम सॉलिड है, प्लेटिनम सॉलिड है मतलब ये इनर्ट है। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगी, तो ये इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाई जाएगी। दिस इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो दिस इलेक्ट्रोड विल बी कॉल्ड एनोड, ठीक है। ये बात तो सबको पता ही होगी। अब सिल्वर नाइट्रेट एक्वस है, तो सिल्वर नाइट्रेट हमारा डिसोसिएट होगा Ag पॉजिटिव में और NO3 नेगेटिव में। एक्वस है तो वाटर भी होगा, वाटर पार्शियल डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल चेक करते हैं सिल्वर और हाइड्रोजन का, तो सिल्वर का पॉजिटिव आता है, तो सिल्वर विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है। तो कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर होगा Ag पॉजिटिव विल टेक इलेक्ट्रॉन टू चेंज इनटू सिल्वर सॉलिड। अब सिल्वर सॉलिड जो है ना वो यहां पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये डिपॉजिट हो रहा है सिल्वर सॉलिड इसी इलेक्ट्रोड के ऊपर। दिस इज सिल्वर सॉलिड डिपॉजिटिंग। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हमने ये पहले किया हुआ है, बस रिपीट कर रहे हैं। अब हमें सोल्व करना क्या है? हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा कि जो सिल्वर डिपॉजिट हुआ है इलेक्ट्रोड पे उसकी थिकनेस कितनी है, कितनी मोटाई का सिल्वर डिपॉजिट हुआ है। तो क्वेश्चन हमारे पास बनता है
हमें जो मेटल डिपॉजिट हुई है उसकी थिकनेस फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या दिया जाएगा वो देखते हैं। सबसे पहले हमें दी जाएगी डेंसिटी ऑफ मेटल। कौन सी मेटल? जो डिपॉजिट हुई है वो वाली मेटल। ठीक है, ओके। हमें दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा साथ में? हमें दी जाएगी लेंथ, हमें दी जाएगी ब्रेड्थ। कौन सी लेंथ? देखिए, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, और थिकनेस क्या होगी? क्योंकि 3D में है तो आई कैन नॉट मेक ए 3D हियर, तो थिकनेस उसकी मोटाई, कितनी लेयर उस पर चढ़ी है। समझ के सब बात है पहले। तो लेंथ हम निकाल सकते हैं बाय रूलर स्केल, ब्रेड्थ निकाल सकते हैं, थिकनेस बहुत ही पतली सी होती है लेयर, उसको निकालने के लिए हमें न्यूमेरिकल या फॉर्मूला इंपुट करनी पड़ेगी वैल्यू। तो लेंथ हमें दी जाएगी, ब्रेड्थ हमें दी जाएगी, हमें थिकनेस फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? लिखते हैं फॉर्मूला अपना फैराडेज लॉ का, दैट इज W इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, मोलर मास I T n फैक्टर and 96500। फ्रॉम 9th क्लास, फ्रॉम 8th क्लास, फ्रॉम 7th क्लास हम ये सब जानते हैं कि डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। समझ गए सब बातें वाली? ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ एनी क्यूबॉइड इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू थिकनेस, या फिर हाइट बोल देते हैं हम, मैं इसके अंदर थिकनेस बोल रहा हूं। तो लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस, कितनी थिकनेस है उसकी। तो अगर मैं इसको यहां पर कर देता हूं तो डेंसिटी हमारे पास बन जाता है मास इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू थिकनेस। एंड मास क्या है? यही तो मास है W। लेट मी चेंज द सिंबल ताकि हमें डिफिकल्टी ना हो। तो मास W से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, डिफिकल्टी ना हो। तो W हमारे पास बनेगा डेंसिटी इनटू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू थिकनेस। Let me put it here. Let me put this here. तो ये बनेगा यहाँ पे density into length into breadth into thickness is equal to molar mass into I into T divided by n factor multiply 96500, and from that thickness will become molar mass into current into time divided by density into length into breadth into n factor into 96500 coulomb. So by the help of this formula you can certainly find the thickness of the metal deposited on the cathode. All clear? Very good. Note कर लेंगे। तो बच्चे अपने स्क्रीन पर आप एक न्यूमेरिकल देख रहे होंगे, उस न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं फिर सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेट थिकनेस ऑफ मैग्नीशियम, तो हमें थिकनेस T चाहिए। डिपॉजिटेड ऑन कैथोड व्हेन 96.5 एम्पियर करंट, तो हमें करंट दिया है 96.5 एम्पियर। इस पास्ट फॉर 10 सेकेंड, तो हमें टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। फ्रॉम MgCl टू लिक्विड, तो ये लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड हमारे पास प्रेजेंट है, इसको मेल्ट किया हुआ है। डेंसिटी हमें दी है मैग्नीशियम की, डेंसिटी मैग्नीशियम की दी है 1.2 ग्राम पर cm3। लेंथ हमें दी है 2 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हमें दी है 1 सेंटीमीटर। मतलब हमें लगभग सभी डाटा गिवन है यहाँ पे, वी जस्ट हैव टू पुट द फॉर्मूला एंड गेट द वैल्यूज, गेट द आंसर। ओके, इतना सिंपल तो नहीं आता है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, बट मेन बात यह है कि आपको इसी टाइप का क्वेश्चन ही मिलेगा। ठीक है, ओके। तो T क्या है? T है मोलर मास इनटू I इनटू T डिवाइड बाय डेंसिटी इनटू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू n फैक्टर और इनटू 96500 कूलम। ओके, I हमारे पास है, T है, डेंसिटी है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, n फैक्टर नहीं है, मोलर मास नहीं है। तो we know that molar mass of magnesium is 24 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हम एक बार n फैक्टर निकाल लेते हैं। तो n फैक्टर कैसे निकालते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड डिसोसिएट होता है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में और 2Cl नेगेटिव में। मैग्नीशियम डिपॉजिट हुआ है तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव विल टेक
2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मैग्नीशियम सॉलिड, तो n फैक्टर यहां पे 2 हो गया। आप बस पुट करेंगे वैल्यूज को, तो T होगा, मोलर मास इज 24, करंट इज 96.5 एम्पियर, टाइम इज 10 सेकेंड डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज 1.2, length is 2 centimeter, breadth is 1 centimeter, n factor is 2, and that is 96500 coulomb. Okay, so when you cancel that, it comes out 100. Okay, that comes out as 20. Zeros cancel, 2 cancel, so we are left with 1/20. तो 10 हमारे पास बचा, हमारे पास 2 बचा, तो 1/20 सेंटीमीटर दैट विल बी थिकनेस। और अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं तो थिकनेस विल बी 0.05 सेंटीमीटर। सो दैट विल बी आवर आंसर। आई थिंक सभी को ये वाला न्यूमेरिकल समझ में अच्छे से आ गया होगा, इसे नोट कर लेंगे। ओके बच्चे, तो अभी हमने पढ़ा कि कैथोड पे मेटल डिपॉजिट होती है, उसका मास कैसे निकालते हैं। अब क्योंकि एनोड पर भी तो कोई प्रोसेस होती है ना, और मोस्ट ऑफ द टाइम एनोड से कोई गैस इवॉल्व होती है, तो उस गैस का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, मुझे बस उस फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है और कुछ नहीं करना, ध्यान देंगे। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला हमारे पास था W इज इक्वल टू मोलर मास इंटू I इंटू T डिवाइड बाय n फैक्टर मल्टीप्लाई 96500 कूलम। मोलर मास, तो मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। मान लेते हैं वो सब्सटेंस मेरे पास गैस है, तो अगर मेरे पास 1 मोल गैस है और एसटीपी पे होनी चाहिए, कंडीशंस है एसटीपी पे, तो उसका जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। एंड हम ये सब जानते हैं फ्रॉम मोल कंसेप्ट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो यानी कि मैं मोलर मास की जगह पे मोलर वॉल्यूम को इक्वेट कर सकता हूं, और अगर मैं मोलर मास की जगह मोलर वॉल्यूम इक्वेट कर रहा हूं तो यहां पे मास डिपॉजिट की जगह वॉल्यूम इवॉल्व्ड पुट कर सकता हूं। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व्ड इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम, जो कि एसटीपी पे होगा, और ध्यान रखें ये भी एसटीपी पर होना चाहिए, कंडीशन शुड नॉट चेंज, मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय n फैक्टर into 96500 coulomb. So this is the formula of gas evolved at STP conditions. और अगर हमें किसी और कंडीशन पे निकालना है, किसी और कंडीशन पे वॉल्यूम निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन का, दैट इज P1 V1 by N1 T1 is equal to P2 V2 by N2 T2. We can use this formula. This condition will be STP. This will be other conditions. तो STP कंडीशन पे हमारे पास वॉल्यूम है, अदर कंडीशंस पे भी हम वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। तो आई थिंक सभी को ये भी समझ में पूरा आ गया होगा, इसे नोट कर लेंगे, फिर एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। तो बच्चे अपने स्क्रीन पर आप एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन कुछ तरह से 9.65 एम्पियर करंट, तो हमें I दिया हुआ है 9.65 एम्पियर इज पास्ड फॉर 100 सेकेंड, तो हमें I यानी टाइम सॉरी दिया है हमें 100 सेकेंड फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। तो हमें दिया है कॉपर क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, तो इसमें कॉपर 2 पॉजिटिव बनेगा, Cl बनेगा नेगेटिव, और क्योंकि एक्वस है तो वाटर भी होगा, तो वाटर डिसोसिएट पार्शियली होगा H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। अब these species will go to anode and get oxidized। ठीक है, इन दोनों में से पहले ऑक्सीडाइज कौन होगा उसका फैसला हम कर सकते हैं फ्रॉम रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है,
तो ऑक्सीडाइज होने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल को होना चाहिए लेस पॉजिटिव या फिर मोर नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव विल ऑक्सीडाइज फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो लेस पॉजिटिव है एज कंपेयर टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो Cl नेगेटिव विल बी ऑक्सीडाइज्ड फर्स्ट। ऑल्सो एक और बात जुड़ती है बीच में, वो बात ये है कि OH नेगेटिव बनाने के लिए हमें ओवर वोल्टेज का यूज करना पड़ता है। उस ओवर वोल्टेज की वजह से इसका पोटेंशियल थोड़ा और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, इट बिकम्स मोर पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए भी हम Cl नेगेटिव को ही पहले ऑक्सीडाइज करते हैं। ओवर वोल्टेज क्या है? ओवर वोल्टेज है, इट इज द वोल्टेज required to dissociate H2। ये एक्स्ट्रा वोल्टेज जो है वाटर को पहले डिसोसिएट करती है, फिर OH नेगेटिव बनाती है, देन वो OH नेगेटिव और वोल्टेज यूज करता है टू गेट ऑक्सीडाइज। तो इन दिस सर्कमस्टेंसेस Cl नेगेटिव की वोल्टेज कम रह जाती है, मतलब कम वोल्टेज पर भी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसीलिए हम Cl नेगेटिव को ही पहले ऑक्सीडाइज करेंगे। तो Cl नेगेटिव विल लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cl गैसियस एटम। Cl गैसियस एटम इज नॉट स्टेबल, तो हमें एक और Cl गैसियस एटम बनाना पड़ेगा, एंड देन दैट Cl गैसियस विल चेंज इनटू Cl2 गैस। ध्यान दे, एक मोल Cl2 बनाने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट हुई 2 मोल इलेक्ट्रॉन की। एक मोल मतलब मोलर वॉल्यूम ऑफ Cl2 बनाने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट हुई 2 मोल इलेक्ट्रॉन की। तो यहां पे जो n फैक्टर होगा दैट विल बी 2। तो Cl2, एक मोल Cl2 बनाने के लिए n फैक्टर 2 है हमारे पास। समझ गया बात ये वाली? अब इस n फैक्टर को पुट करेंगे फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला में लिखूंगा यहां पे। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP दैट इज इवॉल्व इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। करंट हमारे पास है 9.65, टाइम है 100 सेकेंड, डिवाइड बाय एक मोल Cl2 बनाने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हुए, तो n फैक्टर 2 लिखा गया है वहां पे, इंटू 96500। 100 से 100 कैंसिल, दैट विल बिकम 100 अगेन, that will become 11.2, and the volume of gas at STP will be evolved, that will be 0.112 liter, or I can say that 112 milliliter of Cl2 will be evolved from the anode side। I think सभी को समझ में आया होगा अच्छे से, इसे नोट कर लेंगे। ओके बच्चे, ये हमारे पास था फैराडेज के फर्स्ट लॉ के बारे में। अब बात करते हैं सेकंड लॉ की। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, ये लॉ क्या कहता है? यहां पर हम बात करेंगे कनेक्शन इन सीरीज। तो ये कहता है व्हेन यू हैव 2 और मोर सेल्स, कौन से सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। So when you have 2 or more electrolytic cell connected in series, अब ध्यान दे, अगर वो सीरीज में कनेक्ट है तो सभी सेल में से इक्वल क्वांटिटी का चार्ज पास होगा। ठीक है, ओके। When 2 or more cells are connected in series, when same amount of current is passed for same time, the mass deposited on cathode is proportional to equivalent mass of the element। कि अगर सभी सेल्स सीरीज में कनेक्ट है और उन सभी में से इक्वल क्वांटिटी का करंट सेम टाइम के लिए पास किया जाए, तो जो मास कैथोड पे डिपॉजिट होगा मेटल का, that will be proportional to
इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट मेटल। समझ के बातें वाली, अब से लिख लेते हैं हम जरा। सो व्हेन टू और मोर cells are connected in series and equal quantity of current is passed for same time, then the mass of metal deposited is proportional to equivalent mass of that element। तो ये हुआ हमारा फैराडे सेकंड लॉ। ठीक है, तो इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखे तो क्या है, मान लेते हैं मेरे पास एक सेल है, ये हुआ दूसरा सेल। तो मान लेते हैं मेरे पास दो सेल है, ये इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है मेरे पास यहाँ पे, लेट्स सी सभी इलेक्ट्रोड प्लेटिनम की है। इसे मैं जोड़ देता हूं बैटरी के साथ, लाइक दैट। तो कुछ इस तरह से जुड़ा होगा ये। ठीक है, तो अगर ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा कॉन्सिक्वेंटली। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर मेरे पास प्रेजेंट है सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, यहां पर मेरे पास प्रेजेंट है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन है दोनों के दोनों। नॉट जिंक सल्फेट, लेट मी चेंज दैट सॉल्यूशन, लेट मी टेक कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट इज बेटर टू दिस, कॉपर सल्फेट। तो ये अब क्योंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, जितना करंट यहां से पास होगा उतना ही करंट यहां से पास होगा और सेम टाइम के लिए पास होगा। तो ये कहता है कि जो सिल्वर का मास डिपॉजिट होगा कैथोड पे, ये कैथोड है, यहां पर जो सिल्वर का मास डिपॉजिट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर से। सिमिलरली जो कॉपर का मास यहां पे डिपॉजिट होगा वो कॉपर का मास भी प्रोपोर्शनल होगा किसके, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर के। ये है आपका फैराडेज सेकंड लॉ। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं, तो अगर मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहता हूं तो ये बनता है मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड डिवाइड बाय मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। दैट इज हाउ दे कैन बी रिलेटेड। ठीक है, समझ सब बात वाली। इसको हम एक और तरीके से रिलेट कर सकते हैं, इसको हम फैराडे के फर्स्ट लॉ से भी रिलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे, सबसे पहले इसे नोट करेंगे। तो चलिए बच्चे, इस फॉर्मूले को हम एक बार फैराडे के फर्स्ट लॉ से डिराइव करते हुए लेकर आते हैं। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो ये है, W इज इक्वल टू ZI, और Z हमारे पास होता है इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय 96500 कूलम। ये हम पहले लिख चुके हैं, आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यूज। तो W हमारे पास होगा इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय 96500 मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई T। तो मैं दो केस लेता हूं। मान लीजिए पहले केस में मेरे पास सिल्वर का मास डिपॉजिट हुआ, तो इक्विवेलेंट मास भी सिल्वर का होगा डिवाइड बाय 96500 इनटू I इनटू T। सेकेंड केस में अगर मैं कॉपर का मास डिपॉजिट करवाता हूं तो इक्विवेलेंट मास कॉपर का होगा डिवाइड बाय 96500 इनटू I इनटू T। इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। मैंने I और T को दोनों तरफ सेम लिया क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो दोनों सॉल्यूशन में से सेम करंट पास होगा इक्वल टाइम में। समझ गए ना बात ये वाली। तो आई एम जस्ट डूइंग 1 डिवाइड बाय 2। तो W ऑफ सिल्वर
डिवाइड बाय W ऑफ कॉपर इज इक्वल टू EM ऑफ सिल्वर 96,500 into I into T divided by EM of copper 96,500 into I into T. कैंसिल करेंगे टर्म्स को एंड फाइनली I will get W of silver by W of copper is equivalent mass of silver divided by equivalent mass of copper. So this is your relation that we need to establish from the Faraday's first law. I think you get that part कि कैसे रिलेट हुआ है ये. इसे नोट करेंगे फिर इस पे न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं. तो बच्चे स्टूडेंट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक न्यूमेरिकल जो कुछ इस तरह से है. 2 cells are connected in series. One has solution of copper nitrate, other has solution of silver nitrate. Same quantity of current was passed for same time. It was observed that the mass of copper deposited was 6.35 gram. हमें चाहिए mass of silver deposited. तो यहां तक हमें समझ में आया कि हम फैराडे के सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं. सेकंड लॉ का हमें चाहिए फॉर्मूला और फॉर्मूले से पहले हमें चाहिए डाटा क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है. तो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज 6.35 ग्राम. हमें चाहिए मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड और इसके लिए मुझे चाहिए इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर. ठीक है. और कैसे निकालते हैं? वी नो दैट इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास बाय n फैक्टर. मोलर मास ऑफ कॉपर इज 63.5 ग्राम पर मोल. n फैक्टर ऑफ कॉपर व्हाट विल बी दैट? तो कॉपर नाइट्रेट मेरे पास है. कॉपर नाइट्रेट डिसोसिएट होता है कॉपर 2 पॉजिटिव में और नाइट्रेट नेगेटिव में. And copper 2 positive will take 2 electron to form copper solid. तो n factor यहाँ पे 2 होगा. तो I'll put 2 here. हमें चाहिए equivalent mass of silver भी. That will be again molar mass of silver 108 ग्राम पर मोल. n factor क्या होगा? तो n factor के लिए हमें सिल्वर नाइट्रेट दिया गया है. सिल्वर नाइट्रेट डिसोसिएट होता है Ag पॉजिटिव में NO3 नेगेटिव में और Ag positive will take 1 electron to form silver solid. तो n factor यहाँ पे 1 होगा डिवाइड बाय 1. Now let's apply the formula. The formula क्या है? W of copper divided by W of silver is equal to EM of copper divided by EM of silver. ठीक है. और इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए मुझे ये वाला पार्ट इरेज करना पड़ेगा. आई थिंक सभी को ये पार्ट समझ में आ गया होगा. ओके, सो लेट्स इरेज दैट पार्ट. ओके, इरेज. वेरी गुड. चलिए इसको हम थोड़ा सा यहां पे लेके आते हैं. तो W ऑफ कॉपर इज 6.35 ग्राम. W ऑफ सिल्वर हमें फाइंड आउट करना है तो उसे X मान लेते हैं. EM of copper, that is this one, that is 63.5 divided by 2. EM of silver is 108. तो यह 108 आउट हो जाएगा. इसे थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे. तो ऑन रीअरेंजमेंट X will come out to be 6.35 multiply 2 multiply 108 divide by 63.5 कैंसिल होके 10 हो जाएगा ये. तो X will become 216 by 10, that means 21.6 gram. So this is the amount or this is the mass of silver that will be deposited on the cathode. I think सभी को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा. ये फॉर्मूला भी समझ में आया होगा सभी को. और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं वो तो करना आ ही गया होगा. इसे नोट कर लेंगे. ओके बच्चे, तो आज हम इतना ही करेंगे. ये हमारे पास था फैराडे के फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के बारे में. क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने किया आज.
बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंडक्टिविटीज के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टिविटीज के बारे में, क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, क्वेश्चंस कौन कौन से उस पे आते हैं, वो सब पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।